हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 5 में हैं हमारे चैप्टर 4 के, और जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो क्यों ना हम इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें, क्यों नहीं स्टूडेंट्स, देखेंगे जरूर, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट्स अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत ही ये वीडियो यूजफुल लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसका हर एक प्रिंसिपल आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल, विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, आपको हर चीज से रिलेटेड आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी हो जिसमें स्टार्टिंग के 3 प्रिंसिपल मैं कवर कर चुकी हूँ। टोटल स्टूडेंट 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, जिसमें से कि मैं पार्ट जो हमारा पार्ट 4 प्रीवियस पार्ट था, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, मैंने डाल रखी है। तो आप लोग उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 3 प्रिंसिपल कवर किए थे। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेट, हमारा कंट्रीब्यूशन वाला था, और एक और प्रिंसिपल था। स्टार्टिंग के मैंने 3 प्रिंसिपल उसमें कवर कर लिया, बचे हुए 4 जो कि इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को तो और भी अच्छे से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि चारों प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं किस में से आ जाए, क्या पता 7 नंबर का, एक नंबर का इसी में से बन के आ जाए, इन्हीं प्रिंसिपल्स में से, क्योंकि ये चैप्टर का ओवरऑल इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। क्योंकि आपको भी पता है मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा। वैसे मुझे तो पता ही है, क्योंकि मैं जब भी इतना जोर देके बोल रही हूँ कि वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचे हुए 4 प्रिंसिपल्स के, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। नाम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बहुत ही शानदार प्रिंसिपल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स कर लीजिए, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑन द वे है, न्यू चैनल है, तो हम 24 आवर्स के अंदर हर एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो सिलेबस आपके यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। वैसे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, एक ही चैप्टर रह गया, तो वो भी हम फटाफट इसी वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं वापस बैक टू द वीडियो। अब पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इन्होंने ये बोला है कि एक बार अब मेरा लॉस बाय चांस हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा हुआ है 1 लाख का लॉस। तो मान लीजिए मैंने फायर इंश्योरेंस कराया था और मेरे फैक्ट्री में लग गई आग, ठीक है। तो मेरा जो बर्न हुआ सामान है, जो मेरे गुड्स बर्न हुए हैं, वो जाएंगे सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी को। ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं भाई, कंपनी ये कहती है कि मेरा आपका जो लॉस हुआ था, आपने मान लीजिए 1.5 लाख का इंश्योरेंस कराया था, लेकिन आपका लॉस 1 लाख का हुआ है, तो मैंने आपको कंपनसेट कर दिया है, उसके बाद आपका इस अमाउंट से या इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसे बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। 1 लाख का लॉस हुआ, कंपनी ने 1 लाख दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है, उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना कंपनी को कोई डाउट होना चाहिए। उसके बाद जो उसका सामान जो जला है, जो गुड्स उसके जले हैं, वो कंपनी के ओनर के नहीं है जिसने इंश्योरेंस कराया, वो कंपनी के हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ले लेगी सारे गुड्स, वो ये बोलेगी कि जितना आपका लॉस हुआ है उतना मैंने आपको दे दिया, आपका इन गुड्स से कोई मतलब नहीं है। चाहे मेरे को इसको बेच के कबाड़ी में 10,000 आए, चाहे 5,000 आए, वो मेरे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हमारा जो एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ हमारा एक और एक प्रिंसिपल था, उसका अकॉर्डिंग टू उस प्रिंसिपल के हम ये बोला जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती, वो ओनली लॉस को कंपनसेट करने के लिए की जाती है। कभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि इंश्योरेंस से प्रॉफिट होता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। कोई भी इंश्योरेंस है, मैं बोलती हूँ फायर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस बिल्कुल भी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, वो सिर्फ आपके किसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। तो अब फिर इसमें यही बोला गया इस प्रिंसिपल में, ये कंबाइन करके कि आपके जो गुड्स जले हैं, जो भी आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो हमने आपको दे दी, लेकिन जो आपका सामान जला हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, मैं ये कहती हूँ कुछ भी हो, कुछ भी फर्नीचर हो, कुछ भी हो, वो जला हुआ सब इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। वो ये कह रही है कि आपको हमने जितना लॉस हुआ था वो कंपनसेट कर चुके हैं, आप इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है या प्रॉफिट कमाने का सोर्स नहीं है, ठीक है। वो सारा जला हुआ जो सामान है वो सारा कंपनी ले लेगी, क्योंकि कंपनी का उस पर हक बनता है। क्योंकि भाई जितना तेरा लॉस हुआ, तेरा सामान जला, तेरा वर्कर्स का लॉस हुआ, तेरे को आग लगी, तेरे शरीर में कुछ दिक्कत हुई, तो वो सबको तो तुझे मिल गया ना, तो तुझे गुड से क्या मतलब है, वो तो इनके हो ना, इंश्योरेंस कंपनी के, चाहे वो कुछ भी करे उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस पार्ट में था, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये पार्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब स्टूडेंट्स ये है
कि आपने जिस सब्जेक्ट मैटर से इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है आपका लॉस भी उसी से होना चाहिए। यानी मैं बोलूं मैंने कराया है मरीन इंश्योरेंस, भाई जो बोट होती है जिसमें सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो तो पता ही होगा। मरीन इंश्योरेंस का मैंने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। अब मरीन का लॉस कैसे होगा, उसमें पानी भर जाएगा, जो उसमें सामान जा रहा है उसका नुकसान होगा, उसी के लिए तो मैंने मरीन का इंश्योरेंस कराया है। भाई जो मेरा सामान जा रहा है मरीन के थ्रू उसका लॉस होगा, उसी को सुरक्षित रखने के लिए अगर उसमें नुकसान हो भी जाता है तो मेरे को कंपनसेशन मिल जाएगा। अब नुकसान कैसे होगा, मरीन का कैसे नुकसान होगा, पानी जाएगा जब भी नुकसान होगा ना। तो इन्होंने ये बोला है कि अब एग्जाम्पल इन्होंने ये लिया है, मेरा एग्जाम्पल भी यही है कि मरीन इंश्योरेंस कराया। अब मरीन इंश्योरेंस का लॉस कैसे होगा, उसमें जो सामान जा रहा है उसका लॉस कैसे होगा, जब मरीन में पानी भर जाएगा। अब मरीन में पानी कैसे भरेगा, मान लीजिए कि किसी से कोई तेज डंडा लग गया या कोई चीज पत्थर लग गई तो मरीन में छेद हो गया, वहां से पानी जा सकता है। मान लीजिए चूहा ने होल कर दिया, चूहा जो होता है रैट जो होता है उसने होल कर दिया, जिसकी वजह से उसमें पानी भर गया। पानी भरने के बाद आपके जो वीट है, चावल है, जो आपका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, जा रहा है मतलब सेलिंग के लिए, वो आपका खराब हो गया पानी की वजह से। ये तो इस टाइम पे तो आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस। लेकिन दूसरे केस में अगर मरीन में चूहा घुस गया, उसने आपके चावल और गेहूं को कुतर दिया, कट्टे को कुतर दिया, जो आप जिसमें आपका सामान जा रहा है, जैसे मान लीजिए गेहूं खा लिया उसने, अपने चावल उसके कुतर दिए उसने, तो आपका वो उस टाइम पे आपको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्लेम कब मिलेगा, जब पानी की वजह से आपका जो सामान है उसका लॉस हुआ है, जब मरीन में पानी घुसेगा। मान लीजिए अब ये केस देख लीजिए, जैसे मैंने आपको 2 केस बताए कि अगर चूहा मरीन में घुस जाता है और वो आपके चावल और गेहूं को खा जाता है तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ क्या केस लिया था कि मरीन में छेद हो जाए या चूहा छेद कर दे, पानी घुस जाता है, पानी घुसने की वजह से आपके गेहूं चावल खराब हो जाते हैं। वो वाले केस में मिलेगा आपको जब पानी घुस के खराब कर देते हैं। चूहे वाले केस में नहीं मिलेगा कि चूहा कुतर देगा, ठीक है। तो आपने जिस सब्जेक्ट मैटर क्या था कि पानी की वजह से अगर मेरे मरीन में अगर मेरे पानी घुसता है और जिसकी वजह से मेरे सामान का लॉस होता है, तो आपने उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, ना कि आपका चूहा जो सामान को उतर जाए या आपके इंसान जो आपके वर्कर जा रहे हैं उनसे कुछ नुकसान हो जाए, उनसे कुछ सामान बिखर जाए या नदी में सामान गिर जाए, कट्टा गिर जाए, कोई गेहूं की बोरी गिर जाए, तो उसका कंपनसेशन क्लेम नहीं मिलेगा। पानी की वजह से अगर नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वो भी इंसान का नहीं, आपके सामान का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ये देख लीजिए आप, सब्जेक्ट मैटर से जिससे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, नुकसान के टाइम पे जब कंपनी क्लेम दे रही है वही आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था इसका प्रिंसिपल का मतलब। नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स, फ्री रिपीट कर रही हूँ, प्लीज बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन का लॉस मतलब ये है कि अब जैसे मैं एक ओनर हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उन्होंने ये बोला है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर लापरवाह हो जाएंगे। मान लीजिए हर किसी चिंगारी हो रही है तो आपके वर्कर ने बोला कि सर रिपेयरिंग करा लीजिए, हमें वैसे भी नोटिस आया हुआ है वार्निंग का कि हमें हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट सारे चेंज कराने हैं, सारे वायर चेंज कराने, वायरिंग करानी है, मतलब पूरी फैक्ट्री में। लेकिन आपने क्या जवाब दिया, भाई हमने तो भैया इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, अगर कुछ होता भी है तो हमें तो मिल जाएगा कंपनसेशन क्लेम। अब आप लापरवाही यहाँ हो गए। अब बाय चांस, क्योंकि आप ऐसे मत सोचिए कि आपको ऐसे क्लेम मिल जाएगा। क्लेम पता है कैसे मिलता है, पूरी इंक्वायरी के बाद क्लेम मिलता है। पूरी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जब देती है, जब वो पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से कुछ छुपाया तो नहीं गया, मुझसे झूठ तो नहीं बोला गया, कहीं इंश्योरेंस किसी धोखे में तो नहीं कराया गया, प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं कराया गया, या अपना जो जला हुआ सामान है वो तो नहीं ले रहा। ओवरऑल मिला के वो चेक करते हैं कि जिस सब्जेक्ट मैटर से उन्होंने इंश्योरेंस कराया वही सेम के लिए हम दे रहे हैं पैसे या कुछ अलग मैटर है। तो ओवरऑल मिला के वो पूरी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करने में बाई चांस उसे ये पता चला कि आपको वार्निंग मिली हुई थी वायरिंग कराने की, आपके शॉर्ट सर्किट हो रहे थे पूरी फैक्ट्री पे, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वहां पे लापरवाही बरती। तो इस प्रिंसिपल से यही आपको मिलता है, यहाँ पे समरी जो निकलती है इस प्रिंसिपल की वो ये निकलती है कि अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बिल्कुल अवेयर रहिए और उसे सही रखिए, कोशिश करिए कि कोई नुकसान हो ही ना, ठीक है। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं भी करा भी रखा है तो भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अवेयर रहिए, और अगर नहीं करा रखा तो भी उसे संभाल के रखिए, ठीक है। अब जैसे बाई चांस होता क्या है, हमारे में रियल एक्सीडेंट बता रही हूँ, हमारी कॉलोनी में किसी के सिलेंडर, वो था बर्तनों की दुकान थी बहुत बड़ी, उसमें सिलेंडर वगैरह भी रखे हुए थे, गैस रखी हुई थी, चूल्हे वगैरह सारी चीज रखी हुई थी। हुआ गया एक दिन रात को 2 सिलेंडर उनके वहाँ पे दुकान में फट गए, 2 की वजह से, और जो रखे हुए थे सिलेंडर वो भी फट गए। तो पूरी दुकान में काफी लॉस हुआ, कुछ ही सामान बचा। तो अब वो देखे खड़े खड़े सुबह को जब बाकी सारे लोग गए, वहाँ पे 4-5 बजे के करीब आग लगी थी, तो वहाँ पे जब हम लोग मतलब सारी कॉलोनी के लोग जाके वहाँ खड़े हुए थे तो देखा कि जो दुकान का ओनर था वो अलग खड़ा था और उसे कोई टेंशन नहीं थी।
अब उससे सबने पूछा कि भाई क्या आप अब कैसे करना है, तो इंश्योरेंस करा हुआ है हमने, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब अब इसमें फेयर रहना है हमें, ज़रूरी नहीं हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हम अपनी प्रॉपर्टी को लेकर लापरवाह रहेंगे। भाई मेहनत तो वो हमारी है, अगर बाई चांस कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाए, इंसान को नुकसान हो जाए, इंसान का नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाता, आप आग में जल जाते, आपको आग फायरिंग हो जाती, तो फिर उसका लॉस कौन भरता? भाई मुझे ये बताओ। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये था। अगर कोई प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब देख लीजिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहा है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो पूछ भी नहीं रहा है प्रीमियम कैसे भरना है, वो साइन भी नहीं कर रहा है, फॉर्मेलिटीज भी नहीं कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो फ्रॉड से कराई गई है और वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है, गेम चल रहा है। खासकर से ऐसे केसेस में जब होता है, जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, ज्यादातर लोग क्या है उनका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस, अब भाई इसमें यही बोला गया है कि जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपने मर्जी से कराएगा, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो गेम माना जाएगा, पूरा गेम माना जाएगा कि इंश्योरेंस सिर्फ एक तरीके से धोखेबाजी से कराया जा रहा है ना, और झूठ बोल के कराया जा रहा है और अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए कराया जा रहा है। जिसके लिए कराया जा रहा है वो ना उसके जानने वाला है ना उसका इंटरेस्ट है जिसके लिए कराया जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी रियल नहीं मानी जाएगी पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा केस इसमें ये दे रखा है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए आप अपने ब्लड रिलेशन और अपने सिर्फ जानने वाले अपने रिलेटिव्स के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं, वो भी उसकी मर्जी से, है ना। आप किसी स्ट्रेंजर की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करा सकते। दो केसेस है इसमें यहाँ पे, एक तो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है ना, और जैसे कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है वो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं करा सकते, ठीक है। दो केसेस है देखिए, एक तो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, सेकंड आप किसी के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, पॉलिसी करा रहे हैं, तो वो आपका जानने वाला होना चाहिए या फिर आपका ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे दो केसेस। तब जैसे मान लीजिए इसमें आप बोलोगे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की एग्जांपल दे रहे हो, तो मैं आपको फायर इंश्योरेंस का भी दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का ओनर है और वो किसी सफर से लॉस कर रहा है, कि मान लीजिए उसको फायर हो गया उसको वहाँ पे और लॉस हुआ है बहुत, तो वो सफर से लॉस कर रहा है। अगर पता चला कि वो कंपनी का मालिक ही नहीं है, कंपनी के मालिक का भाई है, तो भी नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम। और नाम से किसके है इंश्योरेंस? कंपनी के ओनर की। लेकिन पता चला क्लेम कौन ले रहा है? उसका भाई, तो नहीं मिलेगा क्लेम। तो ये सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइन टू लाइन इनको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में छपेंगे नहीं। मैं चाहती हूँ दिमाग में छप जाए इसका एक एक वर्ड, ताकि आपको बिल्कुल भी हार्ड ना लगे। किसी भी लाइन से कुछ भी उठा के पूछ लें, कैसे भी पूछ लें, हमें जवाब देना आता है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी रहती है, दमदार हमारी प्रिपरेशन रहती है। और उस प्रिपरेशन को कराने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें कि हम लोग MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हर तरीके के हर टॉपिक में से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से कि हमारा, आप ये ना सोचें, क्योंकि देखो मैं सैंपल पेपर की वीडियोस भी बनाने वाली हूँ, ठीक है। 11th क्लास के लिए अलग होंगी चीज़ें और 12th के लिए अलग होंगी। माना कि 12th का सिलेबस अभी चलने वाला है, स्टार्टिंग होने वाली है 12th के सिलेबस की, और 11th का भी अब इकोनॉमिक्स आने वाला है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, और वीडियो को आप पिछले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, पार्ट 4, उसमें भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं बच्चे स्टार्टिंग के 3 प्रिंसिपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी है चारों के चारों। अगर डाउट रह जाए उनमें भी और इनमें भी तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर दे ही रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हार्मफुल रहा, कोई डाउट है वो भी लिख दीजिए, और कैसी लगी वीडियो वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।